पे जानबूझ के आप लोगों ने पीएनआई लिस्ट में नाम डलवा दिया है। अता तारड़ साहब तो कह रहे हैं आप पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगनी चाहिए। देखिए, नून लीग का असल में मसला ये है कि वो तो चूंकि कोई सियासी जमात तो है नहीं, आले शरीफ की मुलाजमत में कुछ लोगों का गिरोह है। लेकिन बात यह है कि जो इदारों ने काम करना है वो किसी कानून और कायदे के तहत ही काम करना है, और अगर उन्हें बाहर नहीं जाने दिया गया तो इसका मतलब है कि कोई इशू था जिसकी वजह से वो बाहर नहीं जा सके। अगर वो कंटेम्प्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल उनकी मर्जी है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत पहले ही अपना ख्याल इजहार कर चुकी है कि वो इस ऑर्डर के खिलाफ अपील भी करेंगे। और इसके साथ साथ जो अभी तक उनकी आप ये अंदाजा कर लें कि साहब ये फरमा रहे थे कंटेम्प्ट लगनी चाहिए, वो पीएनआईएल को कहते हैं कि जी ये पर्सन नॉट इन द लिस्ट है। तो इस किस्म अगर लीगल बेस और लीगल नॉलेज के साथ ये अपना निज़ाम चलाना चाहते हैं तो इनकी नौकरी तो शायद शहबाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान के साथ चल सकती है, लेकिन कानून तो मेरा ख्याल है इससे काफ़ी मुख्तलिफ चीज़ होती है। तो मैंने तो इनको मशवरा भी दिया है शहबाज शरीफ साहब को कि थोड़ी सी बेहतर कानूनी मशावरत रख लें। अगर ये कोर्ट में जब गए थे उस वक़्त देखिए इन्होंने, मैं तो ये भी देख रहा था, मुझे तो पता नहीं था इस प्रोसीडिंग का, लेकिन ये भी मैं इनका टिकट देखा है मैंने सोशल मीडिया पे आज। उसके मुताबिक तो ये 2-3 दिन पहले टिकट बुक कराया गया जी। अब सवाल ये पैदा है कि अगर आपने 2 दिन पहले टिकट बुक कराया तो आप जुमे के रोज आखिरी वर्किंग डे जो कि हाफ वर्किंग डे जुम्मतुल विदा है उस दिन आप अदालत में क्यों गए? आप 2 दिन पहले अदालत में चले जाते। या अगर आपका किसी लिस्ट में नाम था जैसे पीएनआईएल है मेरे ख्याल में, आप डायरेक्टली पहले तो देखिए ना, जो रिट पिटीशन है वो रेमेडी तब बनती है जब आपने बाकी रेमेडीज एग्जॉस्ट कर ली हैं। वो इस तरह नहीं होता कि पहले एडमिनिस्ट्रेटिवली आप अपनी रेमेडी सीधी जाके हाई कोर्ट से जाके खत्म कराएं। आपको पहले एडमिनिस्ट्रेटिवली तो रिजॉल्व करनी है। बिल्कुल। वो आपने फोरम इस्तेमाल नहीं किया। कैबिनेट की सब कमेटी बनी हुई है रिव्यू के लिए। इसके अलावा आप डीजीएफआईए को लिख सकते थे, क्योंकि चाहे ब्लैक लिस्ट हो या पीएनआईएल हो उसकी कानूनी अथॉरिटी वो है, और ये सारा वेल इन ड्यू टाइम किया जा सकता था। आखिरी वर्किंग डे ऐसी क्या चीज, लेकिन ये जी 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 आप मुकम्मल कर लीजिए। चोर होता है वो कमेंट लगाता है, नकब जिसको कहते हैं लगाई जाना दीवार के अंदर, वो इसी तरह से लगाई जाती है। मैं तो इसको रात के अंधेरे में ही समझता हूँ। तो वो तो खैर इनको छुट्टी हासिल हुई, लेकिन इसको कोई कानूनी रिश्ता भी इख्तियार करना चाहिए। अच्छा दूसरी जी जी शहजाद अकबर साहब, लेकिन यहाँ पर एक बहुत अहम सवाल ये भी बनता है ना कि शहबाज शरीफ साहब और उनकी टीम ये कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि ये पीएनआई लिस्ट आप लोगों ने निकाल दी, बल्कि अब आप जिस तरह बता रहे हैं कि अता तारड़ साहब को तो ये भी नहीं पता कि व्हाट पीएनआईएल लिटरली स्टैंड्स फॉर। तो अगर उनको पता ही नहीं था कि पीएनआई लिस्ट में उनका नाम है तो वो कैसे उसकी कानूनी चाराजोई पहले कर लेते? तो ये थोड़ा सा उनके साथ भी लगता है कि हैंड हो गया है। देखिए उसका एक तरीका होता है ना, आपको अगर चीज़ों का इल्म नहीं है, जैसे कि इस केस में ये ऑब्जेक्शन केस था, अदालत ने ऑब्जेक्शन रेज किया था प्रिलिमिनरी जब ये फाइल हुआ था कि इसमें तो आपको पता ही नहीं है कि क्या मामला है। तो उसका तरीकाकार ये होता है कि आप नोटिस करते हैं रेलेवेंट महकमे को, और जो एफआईए है वो तो एक पोस्ट ऑफिस है, वो किसी भी लिस्ट के ऊपर जरूरी नहीं है कि एफआईए का केस हो। ठीक है, इनके ऊपर नैब मल्टीपल केसेस हैं, वहां से नैब से कमेंट आ जाते हैं, किसी से आ जाते हैं, एक दिन की डेट हो जाती। ये इनकी जिम्मेदारी थी, जो इनके वकला थे, लीगल टीम थी, इनको ये ड्यू प्रोसेस फॉलो करना चाहिए था। इन्होंने ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया। अब ऑर्डर लेके आगे ब्लैक लिस्ट का, आप ब्लैक लिस्ट में तो है ही नहीं मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, तो फिर तो ऑर्डर तो सिर्फ ब्लैक लिस्ट तक एप्लीकेबल है। अच्छा। अब जो भी इस ऑर्डर के अंदर चीजें हैं वो अदालत के सामने रखी जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइए शहजाद अकबर साहब कि इनका नाम पीएनआई लिस्ट में कब से है? एनी आइडिया? शहबाज शरीफ साहब का नाम पीएनआई लिस्ट में कब डला है? देखिए पीएनआई में लिस्ट में नाम, एक तो ये जो कहते हैं मेरे इल्म में नहीं है कि कब से है, लेकिन मेरे इल्म में ये जरूर है कि ये नहीं हुआ कि इनके इस ऑर्डर आने के बाद पीएनआईएल में डाला गया। नाम इनका पहले से ही किसी लिस्ट में था। ठीक है, तो ये बात अभी घड़ी जा रही है। बाकी बहरहाल बात ये है कि दो चीज़ें हैं। शहबाज शरीफ साहब ने तो वैसे भी अगले 10 रोज़ कतर में जाके क्वारंटाइन करना था, तो अच्छा यहीं क्वारंटाइन कर लें।
अदालतें खुलेंगी तो वो मामले जरा वाज़ेह हो जाएंगे। अच्छा, इसमें ना एक और भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि मरियम औरंगजेब साहिबा, अता तारड़, जितने भी नून लीग के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो सब शिकवा करते हैं कि नैब के और जो आपके रेलेवेंट इदारे हैं, एफआईए का भी बंदा मौजूद था, डेप्यूटी डायरेक्टर लॉ भी मौजूद थी वहां पर। तो मरियम औरंगजेब कहती हैं कि ये आप लोगों ने जानबूझकर, ये हुकूमत ने कोई गेम चलाई है इसमें कि जब वो रेलेवेंट इदारे मौजूद थे तो फिर इतनी फॉर्मेलिटी में पढ़ने की क्या जरूरत है। तो यहाँ पे मेरा आपसे सवाल ये है कि अब जब भी पहला वर्किंग डे होगा तो शहबाज शरीफ साहब क्या कानूनी चाराजोई इख्तियार कर सकते हैं? उनके पास पीएनआई लिस्ट से अपना नाम स्ट्रक ऑफ कराने के लिए क्या तरीका है, और हुकूमत किस तरीके से कानूनी तौर पर इसको चैलेंज करेगी? देखिए, दो चीज़ें हैं। पहली तो बात है कि ये मरीम औरंगजेब साहिबा जो हैं बिल्कुल दरोगोई से काम ले रही हैं। वहाँ तो मेरी इतला के मुताबिक नैब का कोई नुमाइंदा नहीं था, और अदालत के अंदर अगर किसी एफआईए के बंदे की भी हाजिरी लगी हुई है तो नोटिस नहीं हुआ। देखिए, दो चीज़ें होती हैं। जब केस फाइल होता है, प्रिलिमिनरी केस के बाद उस मुतलका इदारे को नोटिस होता है। मुतलका इदारे का शख्स अगर उस वक्त दफ्तर के अंदर मौजूद भी हो, यानी कि उस कोर्ट के अंदर मौजूद भी हो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि लीगली उसको इंस्ट्रक्शंस मिली हुई हैं। इंस्ट्रक्शंस को हम कानूनी ज़बान में कहते हैं कि जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कोर्ट ने मांगी है, वो जो रिस्पेक्टेड ऑफिसर होगा या जो भी उसका रिस्पेक्टिव डेस्क ऑफिसर होगा, तमाम इंफॉर्मेशन दुरुस्त तरीके से अदालत को मावनत की जाएगी। सिर्फ मौजूद होना काफ़ी नहीं है, उनकी तरफ से अदालत में कोई इन्फॉर्मेशन दी जानी ज़रूरी होती है। ठीक है। तो ये बात इनकी बिल्कुल गलत है कि वहाँ पे नैब या दीगर लोग अच्छा, नैब नहीं, मेरा ख्याल है उन्होंने एफआईए की बात की थी कि एफआईए का जो जितने भी रेलेवेंट इदारे जिन की आप बात करते हैं कि जी उनको लूप में लेना चाहिए था, वजारत दाखिला और ये सब। नहीं, देखें, मौजूद होना तो अगर कोई शख्स वहाँ से गुजर रहा हो, मौजूद हो, तो वो एक और चीज़ होती है। मैं कहता हूँ प्रॉपरली इंस्ट्रक्टेड और रेलेवेंट पर्सन जो हो, जो इसके पास जिसकी इंफॉर्मेशन हो, मौजूदगी डज नॉट प्रूव एनीथिंग। ठीक है। और दूसरी बात है कि जो इसका रिटन जजमेंट है, सर्टिफाइड कॉपी है, वो रेलेवेंट इदारे के ऊपर सर्व होना ज़रूरी होता है। इसकी कोई सर्विस ही नहीं हुई है। असल में देखिए, फ़र्क मलिहा बड़ा सिंपल सा है। एक तरफ रूल ऑफ लॉ की बात है, कानून का इतलाक की है, और उसके लिए ड्यू प्रोसेस ज़रूरी है। ड्यू प्रोसेस में प्रोसीजर फॉलो करना होता है। और दूसरी तरफ आले शरीफ की नौकरी है। अब नौकरी की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, वो ये मरीम साहिबा वगैरह बाकी करते रहें, लेकिन जो ड्यू प्रोसेस है वो किसी कायदे कानून के साथ ही चलेगा। अब देखिए, मुल्क इस वक्त लॉकडाउन की सिचुएशन में है, 10 दिन की लॉकडाउन है, ईद की छुट्टियां हैं। अब ये तमाम चीज़ें उनके बाद ही वजह होंगी, जब ये तमाम दफातर रेलेवेंट खुलेंगे, अदालतें खुलेंगी, बिल्कुल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और दूसरी एक और मिलिए, मैं एक और लास्ट में बात कहना चाहता हूँ। देखिए, शहबाज शरीफ साहब की जो बेल का ऑर्डर है, उसके अंदर वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि कोई मेडिकल ग्राउंड नहीं है इनको बेल देने की। अच्छा। मेडिकल ग्राउंड पे इनकी बेल नहीं हुई। 3 जजेस ने ये, और उससे पहले 2 जजेस ने कहा, 5 जजेस ने मिलकर कहा कि मेडिकल ग्राउंड नहीं है। अब जब मेडिकल ग्राउंड नहीं है, तो मेडिकल ग्राउंड के ऊपर बरतानिया जाने का मकसद क्या हुआ? क्योंकि दूसरा ऑर्डर ये कहता है कि ये इलाज की गर्ज से जाना चाहते हैं। अगर मेडिकल ग्राउंड नहीं है 5 जजों के फैसले के मुताबिक, तो फिर एक जज के फैसले के मुताबिक मेडिकल ग्राउंड के ऊपर ये बाहर कैसे जा रहे हैं? अच्छा। क्या मेडिकल चेक जा रहे हैं? और जहां तक मेडिकल चेकअप और मेडिकल इलाज का ताल्लुक है, इस खानदान की जो रिप्यूट है वो बहुत खराब है। देख लीजिए, आज तक इस खानदान में सगों को छोड़ के दूर के रिश्ते वाले भी जो हैं वो इलाज की गर्ज से गए हैं, बच्चे दवाई लेने गए और आज तक वापस नहीं आए। तो इसलिए हुकूमत का भी ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि इनके ऊपर मल्टीपल केसेस हैं, जिनकी ट्रायल चल रहे हैं कुछ केसेस के अंदर। बिल्कुल ठीक। अब ये चले जाते हैं तो तमाम मामला तो रुक जाएगा, और ये तो बड़े पुराने मसले। अच्छा, यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि अगर मेडिकल ग्राउंड्स पर नहीं उनकी बेल हुई तो फिर यकीनन मेरिट्स पर हुई है। सो मेरिट्स को तो हम डिस्कस नहीं कर सकते लीगली इस वक्त, है ना? नहीं, देखें, 2 चीजें हैं। मेरिट के ऊपर जो हुई है, मेरिट के ऊपर हो सकती है कि जी अभी केस इसमें चलना है, बहुत सारे गवाह होने बाकी हैं, लेकिन मेरिट के केस के ऊपर भी थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि हमजा शहबाज की केस इसी केस के अंदर हार्डशिप पे हुई है, यानी कि केस की तवालत है, विटनेसेस बहुत ज्यादा हैं और हमजा शहबाज जो जेल में हैं, तो इसलिए उनको रिहा किया जा सकता है। अब शहबाज शरीफ की जो है, जो जिन ग्राउंड्स के ऊपर मेरिट्स के ऊपर हुई है, मैं ये समझता हूँ एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ एज वेल, मैंने उस फैसले को बड़ा गौर से पढ़ा है, और उसके अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ, जो केस के अंदर एविडेंस है और जो आईओ रिपोर्ट्स हैं और जो विटनेस की स्टेटमेंट्स हैं,
वो कुछ चीजें कॉन्ट्रडिक्शन पैदा करती हैं। ऑफ अच्छा। कोर्स जो भी ऑर्डर है उसके मुताबिक इम्प्लीमेंट हो गया है, उनकी बेल हो गई है, लेकिन जो डिटेल इसकी वजूहात आई हैं वो मैं समझता हूँ अपीलेबल ऑर्डर है, उसके ऊपर अपील होनी चाहिए ताकि वो क्लैरिटी आए। और दूसरा ये है कि मेरिट के ऊपर भी जब बेल हो तो सुप्रीम कोर्ट का 5 मेंबर्स का रिपोर्टेड जजमेंट है 2019 का, जो बड़े वाज़े तौर पे कहता है कि बेल के मैटर के अंदर फैक्चुअल कंट्रोवर्सीज में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि बेल जो है वो प्राइमा फेसी और प्रिलिमिनरी चीजें देखती है, वो किसी भी एविडेंस के ऊपर किसी सूरत भी, चाहे वो अक्यूज के हक में हो या प्रोसिक्यूशन के हक में हो, कोई कमेंट नहीं कर सकती। उसकी वजह यह है वो प्रेजुडिशियल होता है। अगर शहबाज शरीफ साहब समझते हैं और उनके वकला समझते हैं कि उनके खिलाफ शवाहिद नहीं है, तो ट्रायल कोर्ट के अंदर वो 265K की एप्लीकेशन होती है वो दें, और ये वहां पे आर्ग्यू